कॉस्मिक वर्ड का क्या मतलब है? कॉस्मिक वर्ड का मतलब है स्पेस या यूनिवर्स से जुड़ा होना। ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। इस वर्ड की वैल्यू है, ये वर्ड ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीज़ों के स्केल को प्लैनेट, सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि गैलेक्सी से भी परे ले जाता है। और आज हम ऐसे ही कॉस्मिक बीइंग्स की बात करने वाले हैं जो कि प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स और यहाँ तक कि गैलेक्सी से भी परे हो। वो मार्वल कैरेक्टर्स जिनका इम्पैक्ट स्पेस और यूनिवर्सल लेवल तक का हो। और ये हाल फिलहाल में पहली बार होगा जब हम टॉप 10 लिस्ट बना रहे हैं और नंबर 1 पर लोकी नहीं है। इन सब के ऊपर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने कॉस्मिक पावर की हायरार्की को बदल के रख दिया है। तो आप जल्दी से टॉप 3 गेस कर लो और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ईगो द लिविंग प्लैनेट। अब ईगो को हम टेक्निकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला कॉस्मिक बीइंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बीइंग लिटरली बिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा था। खुद ईगो ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में बताया कि वो करोड़ों सालों तक बस एक कॉन्शियसनेस की तरह एग्जिस्ट कर रहा था। फिर वो बोर हो गया और उसने खुद को और जीवन को समझने के लिए खुद से खुद को मटेरियलाइज कर लिया। अब आप सोच कर देखो दोस्तों कि इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट है वो भी खुद से खुद को क्रिएट कर रहा है। पर हाँ, ईगो ने फिर आगे बताया कि वो सेलेस्टियल तो नहीं है, पर वो काइंड ऑफ उन्हीं के जैसा है। और मेरा यकीन करो, ईगो जिस तरह की एनर्जी मैनिपुलेशन हमें करते हुए दिखा है, वैसा कुछ हम एमसीयू में आज तक नहीं देख पाए हैं। जैसे कैरल डेनवर्स भी एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, पर ईगो एनर्जी को इतने परफेक्टली मटेरियलाइज कर सकता था कि उसने उससे लाइफ फॉर्म्स क्रिएट कर दी। आप सोचकर देखो कि प्योर एनर्जी को मैटर में चेंज करके उससे एक पौधा बना देना, ये बेशक आपको बहुत बड़ा काम ना लग रहा हो, पर पावर लेवल के मामले में ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज सिर्फ ईगो के पास ही थी। वहीं ईगो ने जितने आराम से पूरे सॉवरन अर्माडा को खत्म कर दिया था, ये बताता है कि अगर ईगो अपने आप को 100% पर पुश करता तो वो बहुत डेडली साबित होता। नंबर 9, डोरमामू। अब फेज 3 आने से पहले ही हमने थैनोस और ओडिन जैसे स्पेस कॉन्करर्स को तो देखा ही था, पर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें दिखा वो बीइंग जो बस अपने एंटरटेनमेंट या कहे बस कॉन्क्वेस्ट के लिए पूरे के पूरे डायमेंशन को धूल में मिलाने की पावर रखता है। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डोरमामू कितना बड़ा थ्रेट है, क्या आपने कभी सोचा है? तो आओ मैं बताता हूँ। हम जानते हैं कि एंशिएंट वन बहुत पुरानी मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स रह चुकी है, पर फिर भी वो भी डोरमामू के रियल्म को पूरी तरह एक्सेस करने से परहेज करती थी। डोरमामू की पावर्स और उसके एक्सटेंट के बारे में एंशिएंट वन ने खुद कहा था कि वो उन दुनियाओं का रूलर है जो समय और सारे रहस्यों से परे है। और डोरमामू खुद में एक ओल्डर देन टाइम इटसेल्फ फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जिसे एक्सेस तक करने की मनाही है सॉर्सरी की दुनिया में। और ये कहना बिल्कुल भी ओवरकिल नहीं होगा कि अगर स्ट्रेंज के पास एक लिटरल इन्फिनिटी जेम नहीं होता तो 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें स्ट्रेंज आखिरी बार दिखता। और हमें ये भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि डोरमामू ने अनगिनत आयामों और यूनिवर्सेस को सबड्यू करा है, वो भी सिर्फ अपने शेयर मैजिकल पावर्स के ऊपर। तो डोरमामू का क्लास इजीली यूनिवर्सल लेवल को क्रॉस करता है। नंबर 8, मैफिस्टो। अब मैफिस्टो जितनी देर भी हमें लाइव एक्शन में दिखा, उसकी सबसे तगड़ी बात ये रही कि उसने बैठे बैठे डोरमामू का मजाक उड़ा दिया, ये कहकर कि डोरमामू की उसके आगे कोई औकात नहीं है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैफिस्टो टेक्निकली एक तरह से मजाक नहीं कर रहा था। मैफिस्टो खुद एक ऐसा बीइंग है जिसकी रेस को पूरे क्रिएशन से भी पहले बनाया गया था, और क्रिएशन के बाद जब वो रिक्रिएट हुआ था तब से वो एग्जिस्ट करता है। ये जैसा दिखता है या जो इसका साइज है, इस पर नहीं जाना। ये किसी को भी ट्रिक करने के लिए कोई भी साइज ले सकता है, चाहे ये डोरमामू को ही क्यों ना ट्रिक कर रहा हो। मैफिस्टो एक ऐसा डायमेंशनल हेल लॉर्ड है जिसने करोड़ों सालों तक ज़ेरोथॉस को अपना गुलाम बना रखा था। ऊपर से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखते ही मैफिस्टो ने जो किया वो खुद डोरमामू भी करते हुए नहीं दिखाया गया, और वो है किसी मरे हुए को वापस लाना, चाहे बेशक वो किसी को ट्रिक करने के लिए ही ला रहा हो। अब ये रिजरेक्शन है, बेशक ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के किए हुए रिजरेक्शन से अलग था, पर स्टिल ये एक ऐसे लेवल पर रियलिटी वॉर्पिंग है कि मैफिस्टो ने सालों पहले मर चुकी नेटली को एकदम परफेक्ट, एकदम सेम पर्सनैलिटी और सेम मेमोरीज के साथ कंजर अप कर दिया, वो भी मेन रियलिटी में। और ये कितनी ऑसम बात है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहूंगा कि वांडा की रियलिटी वॉर्पिंग भी एक रियलिटी बबल क्रिएट करने के बाद शुरू होती है, जहां वो उस रेडियस के अंदर बहुत पावरफुल होती है। पर मैफिस्टो ने मेन स्ट्रीम रियलिटी में एक ऐसे बीइंग को एंकर कर दिया जो मर चुकी थी। नंबर 7, वॉचर। अब हम सब जानते हैं कि वॉचर एक पूरी कॉस्मिक रेस है, पर रेफरेंस के लिए हम यहाँ उआटू को लेने वाले हैं, जो कि हमें लाइव एक्शन में भी दिख चुका है। पर इस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए मैं रेफरेंस व्हाट इफ से ही लेना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर वॉचर भी सेम थे और वहीं से हमें कुछ जबरदस्त फीट्स मिल जाएंगे। तो हमने व्हाट इफ में देखा था कि वॉचर ऑलमोस्ट मल्टीवर्स के बाहर से मल्टीवर्स पर नजर रख सकते हैं, और उसी तरीके से वो मल्टीवर्स की कहानियां सुनाते हैं। पर जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से उआटू की लड़ाई होती है, तब आपने नोटिस किया होगा कि
अल्ट्रॉन वॉचर को एक प्लैनेट पर गिराता है और फिर उस पर पंचेस मारना शुरू करता है और हर एक पंच के साथ उस प्लैनेट का नजारा चेंज होना शुरू हो जाता है। जहां सबसे पहले एक ऐसा यूनिवर्स होता है जहां स्टीव रॉजर्स प्रेसिडेंट बनने वाला होता है, फिर अगले पंच में वो एक मिडीवल किंगडम बन जाता है और नेक्स्ट पंच में वहां स्क्रल्स होते हैं, पर प्लैनेट सेम था, लोकेशन सेम थी। तो ये अलग अलग चीजें कैसे दिख रही थी? तो इसके दो ही एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। पहला, या तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वॉचर को मल्टीपल यूनिवर्स के थ्रू पंच करता हुआ जा रहा था, जहां हर पंच में वो एक यूनिवर्स के रियलिटी फैब्रिक को चीर रहा था, या फिर वो अपने हर एक पंच पर एक यूनिवर्स को खत्म कर रहा था। पर रीजन यहाँ जो भी हो, दोनों ही कंडीशंस कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपको यूनिवर्सल हिट्स पड़ रहे हो, पर एमसीयू में आज तक किसी भी कैरेक्टर ने इस तरह के घुसड़ नहीं खाए, और अगर गलती से खा भी लिए तो वो बचा नहीं। तो इसीलिए उआटू का इस पोजीशन पर आना बनता है। नंबर 6, लव। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लव इस लिस्ट में इतनी ऊपर कैसे आ सकती है, जबकि मैंने मेफिस्टो और वॉचर जैसे बीइंग्स को पहले ही डाल दिया। और आपके इस सवाल का जवाब है कि एक प्राइमोर्डियल बीइंग एटर्निटी ने लव को खुद अपने इमेज में बनाया था। अगर आप सबको थॉर लव एंड थंडर मूवी में लव का रिजरेक्शन सीन याद हो, तो लव जब एक्चुअली में मैनिफेस्ट होती है तब एटर्निटी वेल में उसका असली फॉर्म नजर आता है और वो बिल्कुल एटर्निटी की ही तरह दिख रही होती है। अब यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि भले ही लव एटर्निटी की तरह एक अनबाउंड और एक एब्स्ट्रैक्ट बीइंग नहीं है, पर वो एटर्निटी के एसेंस को कैरी करती है, या एटलीस्ट वो एटर्निटी से कनेक्टेड तो जरूर है। अब ये एक आपको छोटी सी बात लग सकती है, पर ये छोटी सी बात ही एक कैरेक्टर को कितना ताकतवर बना सकती है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं होगा। अब क्योंकि लव एक एमसीयू ओरिजिनल कैरेक्टर थी, तो हम उससे रिलेटेड कोई कॉमिक बुक रेफरेंस नहीं दे सकते, पर कॉमिक्स में कई ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं जो एटर्निटी के साथ जब कनेक्शन को टैप कर पाते हैं तब वो एटर्निटी के अवतार बन जाते हैं उस रियलिटी के लिए, और ये बहुत भयंकर पावर अप माना जाता है, जिसके आगे डोरमामू जैसे बीइंग्स भी तिनके के समान नजर आए। अब ऐसा कॉमिक्स में हमने एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज को करते देखा है, तो लव भी कुछ ऐसा या इससे कुछ बड़ा करने की कैपेसिटी रखती है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको दोबारा जन्म एटर्निटी ने ही दिया है। नंबर 5, सेलेस्टियल्स। अब सेलेस्टियल्स पूरे मार्वल मल्टीवर्स के इंजीनियर हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरे मल्टीवर्स को बनाने की जिम्मेदारी उठाई, और इटर्नल्स मूवी में हमें ये भी बताया गया कि हीट और लाइट जैसे फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जीज को भी सेलेस्टियल्स ने ही क्रिएट किया था। जी हाँ दोस्तों, वो सिर्फ इन एनर्जीज को इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि उन्होंने ही इन एनर्जीज को बनाया है। पर क्या है इनका पावर लेवल? तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही हमने ये देखा है कि जब सेलेस्टियल्स लड़ नहीं रहे होते और वो बस अपने रोजमर्रा के काम ही कर रहे होते हैं, तो भी वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि सिर्फ अपनी हथेली पर ही वो एक गैलेक्सी को क्रिएट कर दे। आप इनकी साइज का अंदाजा लगाकर देखो कि सेलेस्टियल्स खुद को कितना भी बड़ा बना सकते हैं। एक एवरेज गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स का होता है, और उतनी बड़ी चीज इनकी दोनों हथेलियों से भी छोटी है, और ये है इनका नॉर्मल पावर यूसेज। तो आप सोच सकते हो कि जब सेलेस्टियल्स गुस्से में अपने 100% पावर को यूज करेंगे तो वो पावर स्केलिंग कहां तक पहुंच जाएगी। साथ ही सेलेस्टियल्स की एक और खास बात है कि खुद सेलेस्टियल ऑर्डर के अंदर भी एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है, जहां पे कुछ सेलेस्टियल्स बाकियों से ताकतवर होते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर को ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो किसी हायर ऑर्डर के सेलेस्टियल से भिड़ गया तो उसे एक एवरेज सेलेस्टियल से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। नंबर 4, गैलेक्टस। अब मुझे पता है कि आप सबके मन में क्या चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मार्वल ने तो गैलेक्टस को बर्बाद कर दिया जब सू स्टॉर्म ने ही उसे ओवरपावर कर दिया मूवी में, पर मुझे नहीं लगता कि वहां पर गैलेक्टस को पूरी तरह समझा गया। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी में ही कहा गया था कि गैलेक्टस 6 प्लैनेट को डिवॉर करके आया था, और एक कॉमिक बुक रीडर जानता है कि गैलेक्टस अगर 1-2 प्लैनेट्स भी डिवॉर करके आ रहा है तो उसे हराने की औकात किसी सेलेस्टियल की भी नहीं है। और कुछ दर्जन प्लैनेट्स को डिवॉर कर चुका गैलेक्टस तो कॉमिक्स में पूरे सेलेस्टियल पैंथियन तक को मौत के घाट उतार चुका है, तो गैलेक्टस को इतना वीक दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। वहीं अगर आप में से कुछ लोग गैलेक्टस के साइज को लेकर परेशान होंगे तो चिंता मत करो, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज अपने साइजेस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मूवीज में भी ये दिखाया गया है कि आरिशम भी आसानी से इतना बड़ा बन सकता है कि वो स्टार्स और गैलेक्सीज बना सके, पर जब वो अर्थ के नजदीक आया तो ऑब्वियसली वो उतना बड़ा नहीं था। तो ठीक उसी तरह गैलेक्टस भी अपने साइज को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। वहीं इस लिस्ट में नीचे जो कैरेक्टर्स आए थे जैसे कि डोरमामू और मेफिस्टो और वॉचर, वो सब भी जब अपने सबसे पीक और सबसे परफेक्ट कंडीशन में होते हैं तो जाके ही वो गैलेक्टस के सामने टिक सकने की कैपेसिटी रखते हैं, वरना एनी डे गैलेक्टस उन सभी के ऊपर है। नंबर 3,
लोकी। अब कमेंट सेक्शन में मार कुटाई शुरू करने से पहले मेरी बात सुन लो। एमसीयू में ये मेंशन किया गया है कि गैलेक्टस यूनिवर्स 828 से भी पुराना है, यानी कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। अब कॉमिक्स में गैलेक्टस करंट मल्टीवर्स से ही पुराना था। और क्या आपको पता है लोकी भी इस करंट मल्टीवर्स को आउटलिव कर चुका है, भले ही कुछ ही देर के लिए सही, पर वो मल्टीवर्स से पुराना बीइंग ऑलरेडी बन चुका है। उसने करंट मार्वल मल्टीवर्स को पूरी तरह खत्म होते हुए भी देखा और उस मल्टीवर्सल कोलैप्स को सरवाइव करता हुआ उसे रिवाइंड भी कर दिया। अब मल्टीवर्सल कोलैप्स कोई छोटी बात नहीं होती, तो उस रियलिटी एनाइलेशन को एंड्योर कर जाना खुद में बहुत इंसेन बात है। पर जो बात लोकी को और भी ज्यादा एज देती है वो है उसका टाइम के कंसेप्ट से भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करना। अब इसे आप कैंग के टाइम से बियॉन्ड एग्जिस्ट करने जैसा मत समझना, क्योंकि लोकी के पास अचानक ही सही पर बहुत खतरनाक पावर आई है और वो है टाइम स्लिपिंग। और वो उसे एक ऐसा पावर अप देती है कि इस लिस्ट में आया कोई भी कैरेक्टर लोकी को मारने की कैपेसिटी नहीं रखता, अभी तक तो नहीं। तो अब अगर डूम्सडे में कुछ हो जाए और लोकी को हल्के में दिखाया जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। तो अगर आप स्टेटस के हिसाब से देखोगे तो लोकी सभी कैरेक्टर्स से ऊपर आता है। भले ही लोकी सेलेस्टियल्स और गैलेक्टस जितना डिस्ट्रक्टिव ऑफेंसिव पावर ना रखता हो, पर उसकी टाइम स्लिपिंग की पावर्स और उसका कस्टोडियन ऑफ मल्टीवर्स होना उसे इस पोजीशन पर जरूर रखता है। नंबर 2, प्राइमोर्डियल कॉस्मिक एंटिटीज, डेथ एंड एटर्निटी। अब हम एक बिल्कुल ही अलग पावर टियर की बात कर रहे हैं जिसे कॉम्प्रिहेंड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है बल्कि ये खुद में कंसेप्ट हैं। डेथ वो प्राइमोर्डियल कंसेप्ट है जो उस समय से एग्जिस्ट करती है जब सब कुछ शुरू हुआ था। वहीं एटर्निटी जो कि डेथ का भाई है वो ठीक इसका उल्टा है, और इस वजह से कॉमिक्स में डेथ और एटर्निटी कभी नहीं बनती। एटर्निटी उस शाश्वत सच्चाई का मैनिफेस्टेशन है जो हमेशा और फॉरएवर एग्जिस्ट करना चाहता है, जैसे कि एंटायरिटी ऑफ द मल्टीवर्स जो अनंत और शाश्वत है। वहीं डेथ इस इमॉर्टैलिटी की नेमेसिस है, क्योंकि इस एग्जिस्टेंस में जो भी कुछ बना है वो एक दिन खत्म जरूर होगा, चाहे वो पूरा मल्टीवर्स ही क्यों ना हो। तो आप एक सेंस में इन दोनों कंसेप्ट के बीच की टेंशन समझ पा रहे होगे। अब ये दोनों कैरेक्टर्स वो कंसेप्ट है जिनसे ऊपर जा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर चाहे कितने भी पावरफुल हो जाए वो एटर्निटी को इसलिए सरपास नहीं कर सकता क्योंकि वो है तो उसी मल्टीवर्स की कहानियों में, और अगर कोई चीज पैदा हुई है तो वो मरेगी भी, यानी कि एंड में कोई भी डेथ को सरपास नहीं कर सकता। अब हमने इतने बड़े बड़े कॉस्मिक कैरेक्टर्स की बात कर ली, पर अब बात करते हैं ऐसे कैरेक्टर की जो इन नियमों इन कंसेप्ट का भी एंटीथेसिस है। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कैजुअली इन कंसेप्ट्स को ओवरराइड कर देता है, और इस कैरेक्टर से आप मिल भी चुके हो। नंबर 1, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, पर इसके कई सारे रीजंस है हमारे पास कि किस तरह फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस लिस्ट में आए सभी कैरेक्टर्स को एक तरीके या किसी दूसरे तरीके से सरपास करता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि किस तरह फ्रैंकलिन सारे इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा ताकतवर है। तो अगर आपको एवेंजर्स एंड गेम मूवी याद है तो वहां जब ब्रूस स्नैप करता है तो उस वक्त वो नताशा को भी वापस लाने की कोशिश करता है, पर स्नैप के बाद ब्रूस को दिखता है कि नताशा वापस नहीं आई, यानी कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिलकर भी एक मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकते। इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर उन्हें ही वापस लेकर आई जिन्हें खुद इन्फिनिटी स्टोन्स के द्वारा इरेज किया गया था, ना कि एक्चुअली मरे हुए लोगों को। पर छोटे से बेबी फ्रैंकलिन का अपनी मां सू को रिवाइव कर देना हमें क्लियरली बताता है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स से भी ऊपर है। वहीं सू के डेथ को रीराइट करने का मोमेंट खुद लेडी डेथ की पावर्स को ओवरराइड कर देने जैसा मोमेंट था। तो फ्रैंकलिन ने अपनी पावर से उस एटर्नल ट्रुथ को भी बेंड कर दिया जिससे आज तक कोई भी बीइंग नहीं बच पाया है। पर फ्रैंकलिन की पावर लेवल के आगे ये सारी चीजें कुछ नहीं है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में ये बात सीधे सीधे कही भी गई थी कि छोटा बेबी फ्रैंकलिन गैलेक्टस तक को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। इससे ये चीज क्लियर होती है कि फ्रैंकलिन सेलेस्टियल्स और गैलेक्टस से कितना ज्यादा ऊपर है पावर लेवल के मामले में। और खैर कॉमिक्स में तो फ्रैंकलिन ने एक पंच में एक सेलेस्टियल को खत्म कर दिया था। पर असली सवाल यहाँ ये आता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या फ्रैंकलिन लोकी से ऊपर है? तो जी हाँ, बिल्कुल, और इसका जवाब खुद मूवी की एंडिंग में दे दिया गया था, जिसे हम डूम्सडे में भी एक्सटेंड होते हुए देखेंगे, क्योंकि पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करने और लोकी को ओवरथ्रो करने के लिए डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की ही जरूरत है। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स फिलहाल वो कैरेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो कि हर पावर टियर के ऊपर है। तो ये थे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स। मार्वल ने मल्टीवर्स सागा में बेशक कई सारे उतार चढ़ाव देखे हों, पर एक चीज इस सागा ने बहुत अच्छे से करी है, हमें बैक टू बैक पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स से मिलवाना। पर अब आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस लिस्ट के बारे में? क्या मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया? क्या कोई बीइंग यहाँ गलत पोजीशन पर है? और क्या आपके हिसाब से कॉस्मिक बीइंग्स
स्टोरी को एनहांस करते हैं या ब्रेक? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। टॉप 10 लिस्ट अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। अभी अभी नया मीम रिएक्शन डाला है, जाके चेकआउट करो। तो थैंक यू दोस्तों, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।